नमस्कार मित्रों। हमने पिछले वीडियो में निबंध पर हमने बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं रेखा चित्र पर। रेखा चित्र का स्वरूप और उसके तत्व। सामान्य रेखा चित्र ये शब्द जब भी आपके सामने आएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि रेखा द्वारा किसी का चित्र बना है ना, रेखा चित्र। अब रेखा मतलब क्या? रेखा मतलब शब्द। इसीलिए यही कारण है कि रेखा चित्र को कुछ लोग शब्द चित्र भी कहते हैं। रेखा चित्र, शब्द चित्र, भले ही इसको अलग अलग नाम हो, लेकिन रेखा चित्र यही नाम उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको व्यक्ति चित्र भी कहते हैं। इस विधा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य, ठीक से सुनिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य का तटस्थता से चित्रण किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जब हम जी रहे होते हैं, कई लोग, कई घटनाएं, कई दृश्य हम सामने देखते हैं और उनकी जो भी यादें हम में आती है उनको हम तटस्थता से लिखते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र के जो तत्व है वो भी मूलतः 5 रेखा चित्र के तत्व है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है चित्रात्मकता, क्योंकि चित्रात्मकता नहीं होगी तो रेखा चित्र कैसे होगा। इसलिए चित्रात्मकता उसकी पहली विशेषता है, एकात्मता उसकी दूसरी विशेषता है, तटस्थता उसकी तीसरी विशेषता है, भाषा शैली उसकी चौथी विशेषता है और उद्देश्य उसकी पांचवा तत्व है। तो इस तरह से रेखा चित्र के 5 तत्व माने जाते हैं। उसमें से पहला जो है चित्रात्मकता। चित्रात्मकता मतलब क्या कि इसमें शब्दों को चुन कर इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि मानो पाठक के सामने वह चित्र खड़ा हो जाए। चित्रात्मकता के कारण कई विद्वान संस्मरणों को रेखा चित्र मानने लगते हैं। क्या है रेखा चित्र? मतलब उसको एक तरह से ऐसा बिंबात्मक और प्रतीकात्मक चित्रण कवि का लेखक करता है, रेखा चित्रकार करता है। वो शब्दों को चुन कर, ऐसे किसी भी सपाट शब्दों को लेकर वो नहीं लिखता, चुनता है वो शब्दों को कि जिसमें बिंबात्मकता हो, ऐसे प्रतीकात्मकता हो, ऐसे शब्दों को लेकर वो एक सुंदर चित्र, व्यक्ति चित्र खींचता है उसे। इसलिए उसकी चित्रात्मकता, जब हम पढ़ते हैं रेखा चित्र को तो लगता है कि वो व्यक्ति जैसे हमारे सामने खड़ा हो। उदाहरणार्थ वो रेखा चित्रकार लिख रहा है कि पंडित नेहरू जी का व्यक्तिमत्व ऐसा था कि सिर पे गांधी टोपी बहुत शुभ्र होती थी, फिर उनके बदन पर एक नेहरू कुर्ता होता था, जो पाजामा होता था, उसके नीचे वो काले जूते होते थे, जब वो चलते थे तो कर 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 आवाज़ आता था और उनके पहले बटन पर गुलाब का एक सुंदर सा फूल होता था, उसकी खुशबू महकती थी। ऐसे जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि पंडित नेहरू हमारे सामने खड़े हैं और हम उनके व्यक्तित्व में जैसे उनके व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं। ऐसा जिस तरह का वर्णन होता है उसमें रेखा चित्र उसे कहा जाता है, जिसमें इस तरह की चित्रात्मकता होती है। दूसरा है एकात्मकता। रेखा चित्र में वर्णित वस्तु, व्यक्ति, प्रकृति का चित्रण एकात्मता के साथ किया जाना चाहिए। हालांकि जब वर्णन बढ़ता है तो अनेक चित्र भी उसमें उकरते जाते हैं। बहुत ही कम से कम शब्दों में एकात्म भाव से किया गया चित्रीकरण रेखा चित्र को और प्रभावशाली करता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक सुंदर वर्णन, जैसे मैंने पंडित नेहरू जी की चित्रात्मकता के शब्द मैंने आपको कहे और आपके सामने बिल्कुल पंडित नेहरू खड़े हो गए, उसी तरह से एकात्मकता होनी चाहिए। एकात्मता जब होगी तो हम क्या है कि उस एक ही विशिष्ट व्यक्ति के व्यवस्थित चित्रण हम निकालेंगे और उसके जीवन में आने वाले कुछ और 2, 4, 5, 10 पात्र होंगे, उनके भी चित्र उकरेंगे। लेकिन क्या है कि वो जो मूल पुरुष है, जिसको लेकर, जिस घटना को, दृश्य को या व्यक्ति को लेकर हम लिख रहे हैं, तो उसके साथ हमारा एकात्मक भाव हो, मतलब हम उससे जुड़ जाए, हम उससे अलग ना रहे, हम उसमें जुड़ जाए, लेकिन लिखते वक्त हम तटस्थ रहे और हम ये अनुभूति पाठक को कराए कि वो बिल्कुल उस आदमी को देख रहा है, उस आदमी को जी रहा है, ऐसा उसको लगे। इस तरह का एकात्म भाव वो होना चाहिए। यह रेखा चित्र की दूसरी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है।
तीसरी है तटस्थता। देखिए, दूसरी विशेषता एकात्मता भी होनी चाहिए हमें उस पात्र से, लेकिन हमें तटस्थ भाव से उसको लिखना चाहिए। एकात्म अगर हो जाएंगे तो हम उसकी अच्छी अच्छी बातें सब लिखते चले जाएंगे, हमें खटकने वाली बातें जो है वो फिर रह जाएगी। समझ लो किसी दंगे का रेखा चित्र आप लिख रहे हो, किसी दंगे में गणेश शंकर विद्यार्थी जी पर आप समझ लो रेखा चित्र लिख रहे हैं, तो कानपुर में होने वाले दंगा, हिंदू मुस्लिम का जो दंगा हुआ था, उसमें वो जाते हैं, हिंदुओं को भी बचाने की कोशिश करते हैं, मुस्लिमों को भी बचाने की कोशिश करते हैं। और जब ये देखते हैं तो हिंदुओं को लगता है कि ये हमारा शत्रु है, मुसलमानों को लगता है कि ये हमारा शत्रु है, और फिर कोई दंगाई उन्हें खींच कर ले जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। अगर इसका आप लोग चित्रण कर रहे हैं तो उसकी एकात्मता अगर आप ले लेंगे तो फिर आपको बुराई दिखाई नहीं देगी। इसलिए आपको क्या है, एकात्म भाव भी रखना है, और फिर लिखते समय आपको तटस्थ हो जाना है। जब आप तटस्थता से दूर से उसको देखेंगे कि ये मेरे सामने घटित हो रहा है, और वो चित्र जैसे फोटोग्राफर होता है वो फोटो दूर से खींचता है, लेकिन उसकी एकात्मता नहीं होगी, उसको हमसे प्यार नहीं होगा या उसको हमसे प्रेम भाव नहीं होगा, तो वो अच्छा चित्र नहीं खींच पाएगा। तो वो हमें कहता है ना, जब चित्रकार चित्र निकालता है या फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता है, वो हमको कहता है कि हाँ ठीक है, इधर देखिए, हंसिए, मुस्कराइए। वो क्यों कहता है? क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे तो उसकी तस्वीर अच्छी नहीं आएगी, और वो तस्वीर अच्छी आने के लिए वो हमसे एकात्मता स्थापित करता है, लेकिन वो फ़ोटो जो है हमसे दूर होकर, तटस्थ होकर हमारी फ़ोटो खींचता है। और इसीलिए तटस्थता से जो चित्रण किया जाता है, रेखा चित्र उतना ही सुंदर आता है, क्योंकि आपने उसको तटस्थ भाव से देखा है और आपको जैसा चाहिए वैसा चित्रण, समाज को आगे की ओर ले जाने वाला, समाज को मार्गदर्शक रहने वाला, ऐसा चित्रण आप जो है तटस्थ भाव से ही लिख सकते हैं। इसलिए तटस्थता ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो रेखा चित्र की मानी जाती है। और फिर चौथी विशेषता है भाषा शैली। गद्य की सारी विधाएं, फिर उपन्यास ले लो, कहानी ले लो, निबंध ले लो, रेखा चित्र ले लो, संस्मरण ले लो, जीवनी ले लो, आत्मकथाएं ले लो, कुछ भी, कोई भी विधा ले लो। गद्य की सबसे बड़ी भाषा शैली जो है आपको सभी विधाओं में ये देखने को मिलेगी कि रोचकता होनी चाहिए। आप किसी का रेखा चित्र लिख रहे हो, लेकिन इतना ढीला ढाला लिख रहे हो कि उसमें कोई चित्रात्मकता नहीं, कोई बिंबात्मकता नहीं, कोई प्रतीकात्मकता नहीं, कोई एकात्मता नहीं, कोई तटस्थता नहीं, पता नहीं, बस लिख रहे हो कि भाई उसने जूते पहने हैं, काले जूते पहने हैं, सफ़ेद कुर्ता पहना है, बस ऐसे लिखते जा रहे हो, तो इससे चित्रात्मकता नहीं आएगी। उसमें रेखा चित्र जो है उस व्यक्ति का, उस वस्तु का, उस घटना का व्यवस्थित नहीं आएगा। इसलिए जब लिखते हुए उसमें रोचकता भी आनी चाहिए, उसमें स्पष्टता भी आनी चाहिए, उसमें आनंद भी, पढ़ते हुए लेखक को आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, उसमें सरल, सीधे सरल सटीक शब्दों का प्रयोग हो, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न हो, भाषा शैली उसकी प्रवाहमय होनी चाहिए। ये सारी जो विशेषताएं हैं जो अन्य गद्य विधाओं में, वो रेखा चित्र में भी आवश्यक है, और इसीलिए भाषा शैली ये इसका चौथा तत्व माना जाता है। और पांचवा तत्व है उद्देश्य। हर गद्य विधा का, क्या हर साहित्य विधा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि वो सबसे पहले मनोरंजन करे, लोगों का मनोरंजन करे, लोगों को आह्लादित करे, और लोगों के सामने वह इस तरह का चित्र खड़ा करे कि लोगों को लगे कि हाँ ऐसे आदर्श पुरुष थे। अगर महात्मा गांधी का अगर आपने चरित्र रेखा चित्र लिखा तो लोगों को लगे अरे हाँ ये इतना सत्यवान आदमी था, कम से कम हम भी तो कम से कम थोड़ा बहुत सत्य बोल सकते हैं, 100% नहीं लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं। किसी अच्छे आदमी का, विवेकानंद जी का अगर हमारे सामने व्यक्तित्व खड़ा कर दिया गया रेखा चित्र के माध्यम से, तो हम लगा अरे हाँ विवेकानंद जी इतने महान थे, हम तो इतना नहीं हो सकते लेकिन थोड़े बहुत तो हम योग याग कर सकते हैं। तुकाराम महाराज का बहुत अच्छा रेखा चित्र हमारे सामने खड़ा हो सकता है। अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, कि क्या व्यक्तित्व था, इतने बड़े राष्ट्रपति थे, एक बैग लेकर गए राष्ट्रपति भवन में, और जब राष्ट्रपति भवन से निकले तो भी एक बैग लेकर ही गए। इतना बलिदानी व्यक्ति, इतना त्यागशील व्यक्ति कहाँ मिलते हैं हमारी दुनिया में देखने को।
और इसीलिए उनको हमें याद करना चाहिए। ऐसे रेखाचित्र हमारे सामने खड़े होने चाहिए कि जिससे हमें प्रभावित हो जाए, पाठक जो है उस रेखाचित्र से प्रभावित हो जाए और वो उससे कुछ सीखने का प्रयास करे, वो अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करे, है ना। इस तरह से उद्देश्य जो है वो भी बहुत सटीक और अच्छा होना चाहिए। उस अच्छे उद्देश्य के साथ लिखा गया जो रेखाचित्र है वो सफल रेखाचित्र माना जाता है। ठीक है मित्रों, अगर कोई अड़चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।